नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर 14 महाद्वीप परिचय अफ्रीका और एशिया। तो बच्चों हम 14 चैप्टर में महाद्वीप परिचय अफ्रीका और एशिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। अफ्रीकन सफारी। अहमदाबाद शहर में विश्व यात्रा मेला आयोजन हुआ था। यहाँ अलग अलग देश की पर्यटन संस्थाएं और पर्यटन विभाग द्वारा अपने देश का इतिहास, भूगोल तथा संस्कृति को ध्यान में रखकर दर्शनीय स्थलों के चित्रों और जानकारी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम द्वारा दी गई थी। तो बच्चों अफ्रीकन सफारी के हिसाब से देखें तो अहमदाबाद शहर में विश्व यात्रा मेला का आयोजन किया गया था। यहाँ अलग अलग देश की पर्यटन संस्थाएं और पर्यटन विभाग द्वारा अपने देश को इतिहास, भूगोल तथा संस्कृति के ध्यान में रखकर दर्शनीय स्थानों के चित्रों तथा जानकारी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम के द्वारा दी गई थी। राजू भी मम्मी पापा के साथ देखने गया था। वहाँ हमें अफ्रीका विभाग में बहुत ही। तो बच्चों आप अफ्रीका का प्राकृतिक नक्शा आप देख सकते हो। वहाँ हमें अफ्रीका विभाग में बहुत से अजूबे लगे। आइए आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो राजू किसके साथ गया था? तो मम्मी पापा के साथ। वहाँ हमें अफ्रीका विभाग में बहुत से अजूबे लगे। आइए आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो बच्चों ये वाला आप देख सकते हैं नक्शा 14.1 में अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक मानचित्र आप देख सकते हो। तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है। 2 और 3 क्षेत्र विषुववृत्त से उत्तर में स्थित है, यानी कि अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। तो कितनी है? लंबाई और चौड़ाई समान है। जैसे कि 2 और 3 क्षेत्र विषुववृत्त से उत्तर में स्थित है, यानी कि अधिकांश क्षेत्र यानी कि अधिकतर भाग उष्ण कटिबंध में आया हुआ है। 18वीं सदी के अंत तक अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के लोगों के लिए अज्ञात था, इसीलिए उसे अंध महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता था। तो बच्चों अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो 18वीं सदी के अंत तक अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के लोगों के लिए क्या था? अज्ञात, यानी कि जान पहचान नहीं थी, इसीलिए उसे अंध महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता था। बंदर से मानव तक की यात्रा की न मिलने वाले कड़ी रूप अवशेष नील नदी के तट पर मिले थे, यानी कि बंदर से मानव तक की यात्रा की न मिलने वाले कड़ी रूप अवशेष कहाँ से मिले हैं? नील नदी के तट पर मिलते थे। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं जानकार बताइए। बार्थोलोमेव डाइस ने ईस्वी सन 1993 में केप ऑफ गुड होप की भूषित अतरीब को खोज की थी। तो बच्चों ये वाला भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। केप ऑफ गुड होप की भूषित की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डाइस ने। और ईस्वी सन 1493 में इस खोज का उपयोग किसने किया था? वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1998 में भारत में आने की जल मार्ग की खोज करने में की थी। आप मानचित्र देखें और खोजें कहाँ है केप ऑफ गुड होप की खुशी। तो बच्चों आपको नक्शा देखना पड़ेगा कि नक्शे में ये जगह दर्शाई हुई है केप ऑफ गुड होप की खुशी। अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे आया हुआ है? पूर्वी गोलार्ध में। तो बच्चों लाइन कर सकते हैं। उसका क्षेत्र कुल भूमि विस्तार का 20% है और 30,000 किमी समुद्र किनारा इस महाद्वीप को मिला
है। तो बच्चों इसका कुल क्षेत्र भूमि विस्तार कितना है? 20% और 30,000 किमी समुद्र किनारा मिला है। अफ्रीका महाद्वीप के भूपृष्ठीय भागों की विशेषताएं। एक यहाँ पे बच्चों दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, वो किसका है? एक किलिमांजारो और दूसरा सहारा का रेगिस्तान। तो बच्चों 14.2 में अफ्रीका की विशेषताएं यहाँ पर दी है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स में चित्र नहीं बताए है। वो अफ्रीका महाद्वीप के भूपृष्ठीय भागों की विशेषताएं है। तो कौन सी विशेषताएं है? तो एक किलिमांजारो, दो सहारा का रेगिस्तान। अफ्रीका का भूपृष्ठ अधिकांश रूप से पठारी प्रदेश का बना हुआ है, यानी कि अफ्रीका का भूपृष्ठ अधिकांश रूप में पठारी प्रदेश का बना है, जिसमें अफ्रीका के वायव्य भाग में एटलस पर्वतमाला की श्रेणियां स्थित है, जिनमें सबसे ऊंचा पर्वत एटलस है। उसकी ऊंचाई 3,965 मीली है। पूर्व अफ्रीका के गिरिमाला में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमांजारो है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। यह पर्वत विषुववृत्त के नज़दीक होने पर भी अधिक ऊंचाई के कारण उसके शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इस पर्वतों के अतिरिक्त दक्षिण में औसतन 915 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पठार है। तो बच्चों अफ्रीका का भूपृष्ठ अधिकांश रूप से कौन से प्रदेश से आया हुआ है? पठारी प्रदेश से बना हुआ है, जिसमें अफ्रीका के वायव्य भाग में एटलस पर्वतमाला की श्रेणियां आई हुई है, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एटलस। उसकी ऊंचाई कितनी है? 3,965। पूर्व अफ्रीका की गिरिमाला में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमांजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर है। यह पर्वत विषुववृत्त के नज़दीक होने पर भी अधिक ऊंचाई के कारण उसके शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इस पर्वत के अतिरिक्त दक्षिण में औसतन 915 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पठार है। महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा का विशाल रेगिस्तान है, जो 90,65,000 किमी में फैला है। यह क्षेत्र चट्टानी पठारों प्रदेशों भरा है। पूर्व अफ्रीका में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण लगभग 128 किमी लंबी दरार घाटी की रचना हुई है। यह दरार घाटी विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है। उसमें पानी भर जाने से विक्टोरिया, चाड, टांगानिया झीलों की रचना हुई है। नदियाँ और झील के बारे में जानेंगे। अफ्रीका में अधिकांश नदियाँ मध्य के पठारी प्रदेश से निकलकर समुद्र में मिलती है और बहुत सी नदियाँ अंतस्थ भी है। चट्टानी प्रदेश के कारण जल मार्ग के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, किंतु जल प्राप्त के कारण जल विद्युत के लिए उपयोगी है। अफ्रीका की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? नील, कांगो, नाइजर और जाम्बेजी है। झीलों में न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, चाड आदि है। तो बच्चों आपको ये वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तब आपको लिखना है कि अफ्रीका में अधिकांश नदियाँ मध्य के पठारी प्रदेशों से निकलकर समुद्र में मिलती है और बहुत सी नदियाँ अंतस्थ भी कहलाती है। चट्टानी प्रदेशों के कारण जल मार्ग के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु जल प्रवाह के कारण जल विद्युत के लिए वो उपयोगी होती है। अफ्रीका का मुख्य नदी कौन कौन सी है? नील, बच्चों लाइन कर लेना, कांगो, नाइजर और जाम्बेजी। और झीलों के बारे में हम देखें तो न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, चाड आदि है।
तो बच्चों हम नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि नील नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो बच्चों ये भी आप लाइन कर लेना। उसकी लंबाई कितनी है? 6436 किमी है। इथोपिया के पठारी प्रदेश में निकलकर सूडान और इजिप्ट मिस्र में से बहकर भूमध्य सागर में मिलती है। यानी कि बच्चों दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील यानी कि नाइल। उसकी लंबाई कितनी है? 6436 किलोमीटर। और इथोपिया के पठारी प्रदेश में निकलकर सूडान और इजिप्ट मिस्र में से बहकर भूमध्य सागर में मिलती है। तो बच्चों 4.3 में अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं कौन कौन सी है? नील नदी और विक्टोरिया झील। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं कौन कौन सी मुख्य रही है? तो नील नदी और विक्टोरिया झील। तो जलवायु और विशेषताएं। तो बच्चों हम देखेंगे जलवायु और विशेषताएं। अफ्रीका में जलवायु और वर्षा की विविधता है। उसके अनुसार वनस्पति जीवन में भी विविधता देखने को मिलती है। यानी कि अफ्रीका में जलवायु और वर्षा में विविधता देखने को मिलती है। उसके अनुसार वनस्पति जीवन में भी विविधता देखने को मिलती है। महाद्वीप में मुख्य विषुववृत्त जंगल है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। महाद्वीप में मुख्य कौन से जंगल आए हुए हैं? तो विषुववृत्त जंगल आए हुए हैं। यहाँ अतिशय गर्म और नमी युक्त और रोगिष्ठ जलवायु होने से मोहगिनी यानी कि आबनूस, लॉगवुड, रोजवुड, आयरनवुड के अतिरिक्त रबर, सिकोना तथा बांस के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर महाद्वीप में मुख्यतः कौन कौन से जंगल आए हुए हैं? तो विषुववृत्त के जंगल। यहाँ अतिशय क्या होती है? गर्मी लगती है। नमी युक्त और रोगिष्ठ जलवायु होने से कैसे वृक्ष यहाँ पे लगे हुए होते हैं? तो मोहगनी यानी कि आबनूस कहते हैं, लोगनवुड, रोजवुड, आयरनवुड के अतिरिक्त रबर, सिकोना तथा बांस के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये वाली आप लाइन कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तरी भागों में वर्षा की मात्रा घटने से सवाना प्रकार के घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। यानी कि उत्तरी भागों में वर्षा की मात्रा घटना यानी कि वर्षा कम मात्रा में होने पर सवाना प्रकार के घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो सहारा के रेगिस्तान प्रदेश में कहीं कहीं कंटीली वनस्पति जैसे कि थुहर, बेर, खजूरी देखने को मिलती है। तो बच्चों उत्तरी भागों में ज़्यादातर वर्षा नहीं होती है। उस भाग में क्या देखने को मिलता है? हमें सवाना प्रकार के घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। और सहारा के रेगिस्तान के प्रदेश में कहीं कहीं कंटीली वनस्पति देखने को मिलती है जैसे कि थुहर, बेर, खजूरी देखने को मिलती है। भूमध्य सागर के किनारे के क्षेत्रों में जाड़े भी बरसात का अनुभव होता है। यानी कि भूमध्य सागर के किनारे के क्षेत्रों यानी कि प्रदेशों के आसपास जाड़े में भी बरसात का अनुभव होता है। यहाँ खट्टे रस वाले फलों की खेती होती है। बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ खट्टे रस वाले फलों की खेती होती है जिनमें कौन कौन से आएंगे? उसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें नारंगी, नींबू, पीच, अंगूर आदि का समावेश होता है। बच्चों ये वाला लाइन आप कर सकते हो। तो विषुववृत्तीय घने जंगलों की वनस्पति यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हो। और 14.4 में अफ्रीका की वनस्पतियाँ यहाँ पर दी गई है। तो पहले विषुववृत्त घने जंगलों की वनस्पति, दूसरी मोहोगनी यानी कि इसे क्या कहते हैं? आबनूस और कंटोली वनस्पति। तो बच्चों हम गांव जाते हैं तो तभी आपने जंगल में ऐसी वनस्पति देखी होगी जैसे कि जंगलों की वनस्पति, मोहगनी, आबनूस और कंटीली वनस्पति।
उत्पत्ति। तो बच्चों 14.5 में अफ्रीका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पे आप देख सकते हो। अफ्रीका राजनीतिक का मानचित्र आपको बच्चों ध्यान से देखना है। 14.5 का मानचित्र। तो बच्चों 14.6 में अफ्रीका महाद्वीप के प्राणी। तो बच्चों यहाँ पे 14.6 में अफ्रीका महाद्वीप के प्राणी, यहाँ पर प्राणियों का मानचित्र दिया गया है। 2 फुब्बंड वाले ऊँट। दूसरा चित्र हिप्पोपोटेमस और तीसरा चित्र सिंह। चौथा चित्र आप देख सकते हो, उसमें सांबर है। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्राणी के बारे में हमने देखा। पहला कौन सा है? 2 फुट वाले ऊँट। दूसरा हिप्पोपोटेमस, तीसरा सिंह, चौथा सांबर। तो बच्चों कौन कौन से प्राणी हैं आपको याद रखने हैं। कृषि, खनिज संपत्ति और लोग। अफ्रीका में 70% खेती होती है। तो बच्चों ये भी पूछा जाएगा कि अफ्रीका में कितने प्रतिशत खेती होती है? तो कितनी? 70। सामान्य फसल के साथ चाय, कॉफी, कोको, रबर, तंबाकू आदि फसल पैदा की जाती है। पूर्व अफ्रीका में मालागोसी, मेडागास्कर और ज़ांज़ीबार टापुओं में लौंग, कॉफी तथा धान आदि की खेती होती है। इसीलिए ज़ांज़ीबार को लौंग का टापू भी कहते हैं। तो बच्चों लौंग का टापू किसे कहते हैं? आपको ये वाक्यों में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अफ्रीका में 70% खेती होती है और सामान्य फसल के साथ कौन कौन सी की फसल होती है? चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, तंबाकू आदि जैसे फसलों पैदा की जाती है। और पूर्व अफ्रीका में मालागासी यानी कि मेडागास्कर और ज़ांज़ीबार टापुओं में क्या क्या होता है? लौंग, कॉफ़ी, धान आदि की खेती होती है। इसीलिए ज़ांज़ीबार को लौंग का टापू भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सोना, हीरा, तांबा, यूरेनियम, मैंगनीज जैसे खनिजें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल में से तथा खनिज तेज इजिप्ट और लीबिया में से मिलता है। तो बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में सोना, हीरा, तांबा, यूरेनियम, मैंगनीज जैसे खनिजें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल में से तथा खनिज तेल इजिप्ट और लीबिया में से मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में जेर और कांगो नदी किनारे पिग तथा कालाहारी के रेगिस्तान में बुशमैन, सूडान में सूडानीज लोग तथा केन्या में बांटू और इजिप्ट में फैला जाति के लोग बसते हैं। तो बच्चों अफ्रीका में के जंगलों में जेर और कांगो नदी किनारे कौन कौन से लोग रहते हैं? पिग्मी तथा कालाहारी के रेगिस्तान में बुशमैन, सूडान में सूडानीज लोग तथा केन्या में बांटू, इजिप्ट में फैला जाति के लोग बसते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे देश परिचय के देश परिचय के बारे में हम जानेंगे। इजिप्ट अरब गणराज्य। विश्व के इतिहास में इजिप्ट एक अति प्राचीन देश के रूप में प्रख्यात है। यानी कि इजिप्ट कैसा है? गणराज्य। विश्व के इतिहास में इजिप्ट एक अति प्राचीन देश के रूप में प्रख्यात सुप्रसिद्ध है। नील नदी के किनारे इजिप्ट मिस्र की महान संस्कृति विकसित हुई है। यानी कि मिस्र की क्या है बच्चों? इस यहाँ पे दिया गया है कि नील नदी के किनारे इजिप्ट की महान संस्कृति विकसित हुई है। यह देश पिरामिड और स्फिंक्स के लिए विश्वविख्यात है। किस लिए प्रख्यात है? पिरामिड और स्फिंक्स के लिए विख्यात है। कर्कवृत्ति इसके दक्षिण भाग में से गुजरता है। कर्कवृत्ति इसके दक्षिण भाग से पसार हो रहा है।
खजूर और कपास का उत्पादन अधिक होता है, वहीं पर किसकी खेती हो रही है? तो खजूर और कपास की। कैरो यानी कि काहिरा देश की राजधानी तथा औद्योगिक शहर है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप को अत्यंत नज़दीक ला दिया है। तो बच्चों हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के ठेठ दक्षिण में अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के ठेठ यानी कि नज़दीक दक्षिण में अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण कटिबंध में आया हुआ है। मुख्यतः यह देश पृथ्वी प्रधान था, यानी कि मुख्यतः यह दक्षिण अफ्रीका देश पृथ्वी प्रधान था, परंतु 1867 में वाल नदी विस्तार में हीरे और सोने का खान मिलने से अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुआ। यानी कि बच्चों 1867 में वाल नदी के विस्तार में यानी कि क्षेत्रों में हीरे और सोने की क्या हुई थी? खान मिलने पर उसकी राजधानी में और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ था। समग्र विश्व में वह विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ और दक्षिण अफ्रीका समग्र विश्व में सुप्रसिद्ध विकसित राष्ट्र विकसित हुआ। प्रिटोरिया उसकी राजधानी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया। परंतु संसद केप टाउन में बैठती है। डरबन, जोहान्सबर्ग वगैरह मुख्य शहर है। तो बच्चों प्रवासन मेले में हमारे एशिया महाद्वीप की जानकारी देने वाला प्रदर्शन है। आइए हम वहां जाकर देखें और सीखें कि कैसे है हमारा यह एशिया महाद्वीप। तो बच्चों प्रवासन मेले में हमारे एशिया महाद्वीप की जानकारी देने वाला प्रदर्शन रखा गया है। आइए हम वहां जाकर देखें और सीखें कि कैसा है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया के आश्चर्य। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम ताजमहल, चीन की दीवार और बुर्ज खलीफा। तो बच्चों उसकी सीमाएं कितनी है? 0.1 सेल्सियस 16 उत्तर अक्षांश से 77 अक्षांश 43 उत्तर अक्षांश 26 सेल्सियस 04 पूर्व और दक्षिण 169 सेल्सियस 14 पूर्व सीमाएं दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व प्रशांत पैसिफिक महासागर, उत्तर में ध्रुव सागर, वायव्य में पूर्व यूरोप और नेतृत्व में अफ्रीका महाद्वीप। तो बच्चों सीमाएं यहाँ पर दिए गए हैं। दक्षिण में कौन सा सागर आया है? हिंद। पूर्व में प्रशांत यानी कि पैसिफिक महासागर, उत्तर में ध्रुव सागर और वायव्य में यूरोप और नेतृत्व में अफ्रीका महाद्वीप आया हुआ है। तो बच्चों ये वाली लाइन कर सकते हैं। तो दक्षिण में हिंद, पूर्व में पैसिफिक, ध्रुव, उत्तर में ध्रुव और वायव्य में यूरोप और नेतृत्व में अफ्रीका महाद्वीप आया हुआ है। तो बच्चों 4,38,10,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के भूपृष्ठ में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती है। कहीं पर पर्वत, विशाल पठार, रेगिस्तान और कहीं पर मैदान। नीचे चित्र देखें और मानचित्र में खोजें। तो बच्चों एशिया महाद्वीप के भूपृष्ठ में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती है। कहीं पर पर्वत आए हुए हैं, विशाल पठार आए हुए हैं, कहीं पर रेगिस्तान है और कहीं पर मैदान। तो नीचे चित्र देखें और मानचित्र खोजें। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर का उसका ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। दुनिया का छत तिब्बत का सबसे ऊंचा पठार
विश्व 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 का अधिक वर्षा वाला भाग कौन कौन सा है? मोनिशिडम और चेरापूंजी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में अधिकतर वर्षा कौन से क्षेत्र में या प्रदेश में होती है? तो कहाँ पे आएगी वो बच्चों? तो मोनसिनरम और चेरापूंजी। साइबेरिया हिम आच्छादित सबसे ठंडा बरखान्यांश। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो हिम आच्छादित यानी कि ज़्यादातर बर्फ पड़ती है। 4 इसमें एशिया की विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई है, आप देख सकते हो। नीचे दिए गए एशिया के प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग करके आवश्यक लगे तो एटलास का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें एशिया प्राकृतिक नक्शा दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, तो पहले हमें एशियाई प्राकृतिक नक्शा का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। उसके बाद 4.9 में एशिया का प्राकृतिक मानचित्र यहाँ दिया गया है, उसका हमें अभ्यास करके यहाँ पे पठारी प्रदेश कहाँ पे आया हुआ है, मैदान कहाँ पे कितने हैं, खंड समूह कितने हैं, तो ये हमें भरने हैं। तो रेगिस्तानी प्रदेश, एशिया में रेगिस्तानी प्रदेश मुख्य है। उनमें गोबी का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान आदि मुख्य है। तो एशिया में रेगिस्तानी प्रदेश कौन कौन से आए हुए हैं? आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है कि रेगिस्तान प्रदेश कौन कौन से हैं। तो गोबी का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान सबसे मुख्य है। तो यहाँ पे दिया गया है कच्छ का रेगिस्तान, 14.10 की रेगिस्तानी प्रदेश यहाँ पे दिया गया है, गोबी का रेगिस्तान। और यहाँ पे 14.11 में यहाँ पे झीलें दी गई है। तो यहाँ पे ये मानचित्र देख सकते हैं, उसमें मृत सागर है, यानी कि मृत सागर यानी कि जो भी व्यक्ति उसमें मर जाता है तो वो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता है, तो मृत सागर है। और डल झील। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, नीचे दिए गए नीचे एशिया की जलवायु दर्शाता मानचित्र दिया गया है, उसमें देखें और विचार कर विश्लेषण करना है। तो बच्चों 14.12 में एशिया जलवायु का हमें नक्शा देखना है। एशिया में वनस्पति और प्राणी जीवन। 14.13 में एशिया की वनस्पति और प्राणी जीवन का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों ये आपको शांति से और ध्यान से देखना है। एशिया की नदियाँ। एशिया में मुख्यतः ओब, येनिसी, लीना, आमूर, वांगो, यांगसिक्यांग, सिक्यांग और मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु आदि नदियाँ हैं। उसके अतिरिक्त तो बच्चों एशिया की कौन कौन सी मुख्यतः नदियाँ हैं? आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो कि योब, येनिसी, लीना, आमूर, यांगो, यांगसिक्यांग, सिक्यांग और मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु आदि नदियाँ मुख्य है। उसके अतिरिक्त कुछ नदियाँ मानचित्र में है। मानचित्र में देखकर नीचे का कोष्ठक हमें भरना है। कौन सी नदी कहाँ से निकलकर किस समुद्र से मिल रही है? तो बच्चों एशिया की नदी का ये नक्शा दिया गया है। और 14.14 में एशिया की नदियाँ यहाँ पर दी गई है और नीचे यहाँ पे नीचे दिए गए कोष्ठक में मानचित्र की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो नदियाँ यहाँ पर दी गई किस समुद्र से मिलती है? तो ये खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील में पहला कौन सा है? कैस्पियन, दूसरा मृत जॉर्डन, तीसरा चिलिका, वो कहाँ पे आया हुआ है? भारत में। और चौथा पुलिकट, वो भी कहाँ पे आया हुआ है? भारत में। तो बच्चों आपको याद रखने हैं। तो मीठे पानी की झीलें।
बेकल कजाकिस्तान, बेकल कजाकिस्तान मीठे पानी की झील आई हुई है। दूसरा वुलर, तीसरा डल, चौथा डेबर, पांचवा तोनले सेप, वो कहाँ पे आया हुआ है? कंबोडिया में। 6 टोंगलिंग, वो कहाँ पे आया हुआ है? चीन में। तो बच्चों एशिया के आपको याद रखना है, खारे पानी की झील एग्जाम में पूछे जा सकती है और मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। तो बच्चों आप लाइन कर लेना। एशिया के मानचित्र में दर्शाए गए वनस्पति के अनुसार कुछ वनस्पतियों के चित्र और नाम दिए गए हैं। उस चित्र के नीचे प्रदेश का नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको किताब में देखकर ही हमने आगे पढ़ा है, उसमें देखकर ही आपको नाम लिखने हैं। एशिया की वनस्पतियाँ यहाँ पे दी गई है। तो आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है नीचे, तो उस बॉक्स में आपको नाम लिखने हैं। प्राणी जीवन, तो बच्चों ठंडे प्रदेश के प्राणी, पालतू प्राणी, गर्म रेगिस्तानी प्रदेश के प्राणी, जलचर प्राणी। यानी कि पहले हम देखेंगे ठंडे प्रदेश के प्राणी। सफ़ेद भालू, मस्करेट सेबल, रेकून बीवर, रेंडियर, कैरीबू कुत्ता, 6 याक। तो बच्चों हम देखेंगे पालतू प्राणी। पालतू प्राणी कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बैल, ऊँट, भेड़ बकरी। तो ये पालतू प्राणी है। गर्म रेगिस्तानी प्रदेश के प्राणी कौन कौन से हैं? ऊँट, घोड़ा, गधे, खच्चर, घुड़खर, 2 सूंड वाले ऊँट। और जलचर प्राणी में देखेंगे बच्चों तो सील, वालरस, बुमला, हेरिंग और सालमन। तो बच्चों ठंडे प्रदेश के प्राणी आपको याद रखने हैं। पालतू प्राणी, गर्म रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी को आपको याद रखना है और जलचर प्राणी को आपको याद रखना है। एशिया के लोग, तो एशिया के लोग दुनिया की कुल आबादी की आधी आबादी एशिया महाद्वीप में बसती है। उत्तर के ठंडे प्रदेश के लोग कैसे हैं? मांसाहारी। समुद्र किनारे बसने वाले लोग समुद्री आहार, सी फूड और मौसमी जलवायु के लोग गेहूं और दूध का उपयोग करते हैं। तो बच्चों एशिया के लोग की तासीर देखते हैं। दुनिया की कुल आबादी कितनी है? आधी आबादी एशिया महाद्वीप में बसती यानी कि रहती है। उत्तर के ठंडे प्रदेश के लोग मांसाहारी यानी कि समुद्र किनारे बसने वाले लोग समुद्री आहारी यानी कि सी फूड और मौसमी जलवायु के लोग क्या क्या खाते हैं? गेहूँ और दूध का उपयोग भोजन में करते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र के एशिया के लोगों के चित्र दिए गए हैं। उसके अनुसार वहाँ के लोगों के पहनावे चित्र के लिए चित्र दिए गए हैं। उसके नीचे के बॉक्स में संबंधित प्रदेशों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है? मानचित्र दिया गया है। एशिया के लोगों को चित्र दिए गए हैं। उसके अनुसार देखें तो लोगों के पहनावे के चित्र दिए गए हैं। उसके नीचे के बॉक्स में संबंधित प्रदेशों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों 14.16 में एशिया का मानचित्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ का ये पहनावा है, इसका हमें नाम लिखना है। आवास, तो बच्चों ऊपर के चित्र के अनुसार आवास एशिया में कहाँ हो सकते हैं उसे मानचित्र में खोजें और अपनी नोटबुक में टिप्पणी तैयार करनी है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह वगैरह देशों के समूह को उसके व्यूहात्मक स्थान के कारण भारतीय उपद्वीप या के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह देशों के समूह को उसके व्यूहात्मक स्थान के कारण भारतीय उपमहाद्वीपीय के रूप से पहचाने जाते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम पाकिस्तान, भारत के साथ ही स्वतंत्र हुआ पड़ोसी देश
इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित है, यानी कि भारत के साथ ही स्वतंत्र हुआ पड़ोसी देश कौन सा था? पाकिस्तान। वो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। इस्लामाबाद उसकी राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। हिंदू कुश में स्थित खैबर घाट का परिवर्तीय मार्ग यहाँ है। 12 महीने बहने वाली सिंधु नदी के जल में पाकिस्तान में कृषि क्रांति लाया है, यानी कि 12 महीने बहने वाली सिंधु नदी के जल से पाकिस्तान में कृषि क्रांति आई है, जिसमें कपास पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल कहलाती है। तो बच्चों हम देखेंगे बांग्लादेश। एशिया के खनी यानी कि धनी आबादी वाले देशों में से बांग्लादेश एक है। बांग्लादेश का भूपृष्ठ नदियों के नीचे घास के मैदान और डेल्टा प्रदेश का है। तो बच्चों बांग्लादेश एशिया के घनी आबादी वाले देशों में से बांग्लादेश एक कहलाता है और बांग्लादेश का भूपृष्ठ नदियों के नीचे घास के मैदान और डेल्टा प्रदेश का है। पद्मा, गंगा यानी कि मेघा ब्रह्मपुत्र उसकी मुख्य नदियाँ कहलाती हैं। पद्मा यानी कि गंगा, मेघना यानी कि ब्रह्मपुत्र उसकी मुख्य नदियाँ है। और परिवहन में जल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। बांग्लादेश में धान और सन की खेती अधिक होती है। राजधानी ढाका सन उद्योग के लिए विख्यात है, यानी कि राजधानी कौन सी है? ढाका। सन उद्योग के लिए कैसी है? जग विख्यात है। बच्चों देखेंगे हम नेपाल। हिमालय के गिरिमालाओं के बीच स्थित चारों ओर से भूभाग से घिरा देश है, यानी कि नेपाल कौन सा कैसा देश है? हिमालय की गिरिमालाओं आई हुई है, उसके बीच स्थित चारों ओर से भूभाग से घिरा है, जिसमें काठमांडू इसकी राजधानी है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। 14% क्षेत्र में जंगलों के कारण मात्र 16% खेती लायक जमीन में क्या क्या होता है? धान, चाय, कपास, इलायची की खेती की जाती है। बच्चों हम देखेंगे चौथा, भूटान। अंग्रेज उसे वज्र दानवों की विहार भूमि कहते हैं के रूप में पहचाना करते हैं। तो बच्चों कौन से देश को दानव वज्र विहार की भूमि कहते हैं? तो अंग्रेज उसे वज्र दानवों की विहार भूमि कहते हैं, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ी भूपृष्ठ इस देश के विकास के लिए अवरुद्ध रूप बना है। क्योंकि चारों ओर देखें तो पहाड़ी भूपृष्ठ इस देश के विकास के लिए अवरुद्ध रूप है। फिर भी भारत देश के सहयोग से भूटान विकास कर रहा है। फिर भी क्या है? पहाड़ी प्रदेश आया हुआ है, इसीलिए इसका विकास नहीं हो रहा है, अवरुद्ध रूप हो रहा है। फिर भी भारत देश उसे सहयोग यानी कि मदद कर रहा है, भूटान को मदद कर रहा है। इस मदद से भूटान का विकास हो रहा है। यहाँ के लोग मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानते हैं। याक यहाँ का विशिष्ट प्राणी है। थिम्पू उसकी राजधानी है। और बच्चों भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू उसकी राजधानी है। तो बच्चों हम देखेंगे श्रीलंका। सिलोनिया सिंहल द्वीप के रूप में पहचाना जाने वाला टापूनुमा देश भारत की भूमि से उत्तर में पाल्क जल संधि जल डमरू मध्य और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से अलग पड़ता है। यानी कि बच्चों श्रीलंका को सिलोन या सिंहल द्वीप के रूप में भी पहचाना जाता है। वह टापूनुमा देश भारत की भूमि से उत्तर में पाल्क जल संधि यानी कि जल डमरू मध्य और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से अलग पड़ता है। कोलंबो उसकी राजधानी कहलाती है। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है बच्चों? कोलंबो। ऐसे छोटे टापू में 104 से भी अधिक नदियां हैं। तो बच्चों श्रीलंका में देश कितना है? बहुत छोटा है, फिर भी 104 से भी अधिक नदियां हैं।
चीन में महावेली गंगा सबसे बड़ी है। विषुववृत्त से नजदीक होने से यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। यहाँ धान और चाय की खेती विशेष प्रमाण में होती है, विशेष रूप से होती है। इसे आइलैंड ऑफ जेम्स यानी कि रत्नद्वीप अथवा पूर्व का मोती के रूप में पहचाना जाता है। और सीलोन को क्या कहा जाता है? आइलैंड ऑफ जेम्स यानी कि रत्नद्वीप अथवा पूर्व का मोती भी कहा जाता है। हम नक्शे में देखते हैं तो बच्चे सबसे भारत का जो नक्शा है उसके जो नीचे ये पानी की बूंद की तरह दिख रहा है वो कौन सा है? सीलोन। सीलोन यानी कि श्रीलंका। 6 म्यांमार अराकान योमा पर्वतमाला और इरावती नदी का वह प्रदेश है। म्यांमार खनिज तेल का उत्पादक और भारत का ग्राहक है। फिर भी विषय आबोहवा के कारण बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। रंगून उसकी राजधानी है, यानी कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? रंगून। तो बच्चों आपको लाइन कर लेनी है, आपको एग्जाम में एक वाक्य में पूछा जा सकता है। यहाँ जल मार्ग का महत्व अधिकतर है। धान की उपज बढ़ती मात्रा में होती है। तो बच्चों म्यांमार की राजधानी कौन सी है? रंगून। आराकान योमा पर्वतमाला और इरावती नदी का वह प्रदेश कहलाता है। म्यांमार खनिज तेल का उत्पादक और भारत का ग्राहक है। फिर भी विषम आबोहवा के कारण बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि रंगून उसकी राजधानी है। यहाँ जलमार्ग का महत्व अधिक है, यानी कि बीच में क्या आ जाता है बच्चों? जल मार्ग आया हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर उसका विकास नहीं हो पाया है। धान की उपज बड़ी मात्रा में होती है, यानी कि धान की उपज देखें तो बड़ी मात्रा में हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर पूर्ण होता है और यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है। वो स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो बच्चों 2 ही दिए हैं। प्रश्न 2, एशिया महाद्वीप के भूपृष्ठ के आधार पर नीचे दर्शाए गए आयताकार में क, ख और ग का ब्यौरा तैयार करें। रेगिस्तानी प्रदेश वो क में लिखना है। मैदानी प्रदेश कौन कौन से आए हुए वो ख में लिखना है। और पठारी प्रदेश ग में लिखना है। प्रश्न 3, दुनिया के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन नीचे के ब्यौरे में भरें। दुनिया के कौन कौन से महाद्वीप समुद्री सीमा वाले हैं उसे मानचित्र के आधार पर लिखना है। नीचे लिखे गए महाद्वीप एशिया से किस दिशा में है उसे लिखिए। महाद्वीप का नाम एशिया से किस दिशा में है? 1 यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 4, एशिया में स्थित मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए। तो बच्चों ये सब प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारी किताब में मिल जाएंगे, वीडियो में मिल जाएंगे। एशिया के देशों के राजनीतिक मानचित्र देखकर देशों की सूची बनानी है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विधानों से सही विधानों के सामने दिए गए ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें खरे की निशानी और गलत विधान के सामने गलत की निशानी का चिन्ह लगाना है। 107 दिए गए हैं। प्रश्न 7, मुझे पहचाने 104 प्रश्न दिए गए हैं उसमें। प्रश्न 8, नीचे दिए गए संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों ये स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और 1 से 8 तक प्रश्नों की आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू।